Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of October 2025. 10 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला सवाल देख सकते हैं आप लोग, विद रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा टफ सवाल रहेगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट है, देखो, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियंस। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट वन। सेकंड स्टेटमेंट है, मैरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। तीसरा स्टेटमेंट है, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शंस है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, वन एंड थर्ड, या नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक एक करके आप अटेम्प्ट करिए। द करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि टू ओनली। केवल दूसरा स्टेटमेंट, मैरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है ना। पहला लिख रहा है कि रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन, तो गलत हो जाएगा, ओशन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन एटमॉस्फेरिक एयर, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, रिगार्डिंग पिकॉक टेरेंटुला, जिसको गूटी टेरेंटुला भी बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन कह रहा है, इट इज एन omnivorous क्रस्टेशियन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट्स नेचुरल हैबिटेट इज इंडिया, इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन आर्बोरियल स्पीशीज, यानी कि पेड़ में रहने वाला, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, गूटी टेरेंटुला या फिर इसको पीकॉक टेरेंटुला भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, हालांकि मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन ये आप अटेम्प्ट करिए अपनी तरफ से। नहीं आता तो एक बार गूगल करिएगा गूटी टेरेंटुला या पीकॉक टेरेंटुला को, ठीक है ना। तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्थान, इनमें से कौन सी बॉडी जो है जिसे लॉन्च किया है नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ऑप्शंस आपके सामने है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, या द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक लॉन्च किया। लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट। पहली न्यूज जो है फ्रंट पेज की है, इंडिया विल बाय यूके मिसाइल्स फॉर 350 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात चल रही है इंडिया यूके रिलेशंस की। आप सबको पता है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि कियर स्टारमर, वो इंडिया विजिट पर हैं, ठीक है ना, इंडियन विजिट पे है। एंड वहाँ पे उनका पहला दिन था जहाँ पे इंडिया ने काफी एग्रीमेंट्स किए। तो आप जैसा देख सकते हैं कि इंडिया हैज साइंड सम ऑफ द एग्रीमेंट्स जो कि यहाँ पे लिखे हैं। इंडिया हैज साइंड अ 350 मिलियन पाउंड डिफेंस डील विद यूके टू बाय मिसाइल्स फॉर द इंडियन आर्मी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज सेड, ठीक है ना। तो कियर स्टारमर आए, तो यहाँ से हम क्या लेने वाले हैं हम देख लेते हैं। पहली तो हम we will take forward the collaboration on electric powered engines for naval ships। इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन्स हम लेने वाले हैं फॉर द नेवल शिप्स। इसके अलावा एल एम एम क्या होता है, यहाँ देखो लिखा है, यूके मैन्युफैक्चर्ड लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल। लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल जो कि बेलफास्ट में बनती है, वो इंडियन आर्मी के लिए लाया जाएगा। यूके की मैन्युफैक्चर्ड है एल एम एम। एल एम एम क्या है, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल, ठीक है ना। इसके अलावा यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सरी, जो कि कैंपस ओपन करेंगे इंडिया में, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सरी, दे विल ओपन द कैंपसेस इन इंडिया। इसके अलावा कुछ कमिटमेंट इंडिया ने किया है, कुछ इंडियन कंपनीज जो है वो भी इन्वेस्टमेंट करने वाली है यूके में, तो यूके वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। जैसे टीवीएस मोटर्स ने प्लान किया है टू इन्वेस्ट 250 मिलियन पाउंड इन सोलिहुल। सोलिहुल एक टाउन है इंग्लैंड में, टू एक्सपैंड इट्स नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ऑपरेशन। तो यहाँ पे टीवीएस मोटर जो है ओपन करेगा 250 मिलियन पाउंड का सॉलिहुल में, ठीक है ना।
तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी सम ऑफ द थिंग्स, क्योंकि ये बस आपको रिलेशनशिप के लिए जानना है कि मेंस आंसर राइटिंग कुछ अगर आता है तो, या फिर प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन बेसिक बन जाता है कि एलएमएम हम किसके साथ लेने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरी न्यूज जो है वो नोबेल प्राइज से है। नोबेल प्राइज आपको पता है अक्टूबर में जो पहला सेकंड वीक होता है इसमें सारे नोबेल प्राइज दे दिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज का बेसिक भी मैंने आपको कल बता दिया था कि 1895 में जो विल बनी थी, किसकी विल बनी थी, अल्फ्रेड नोबेल की, उसके अनुसार दिया जाता है। उसमें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज नहीं रहता है, इकोनॉमिक्स का अलग से स्वरेजेस बैंक जो है उसने बनाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लैज्लो क्राजन होर्काई जो है उनको मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये हंगेरियन राइटर है, याद रखिएगा, लैज्लो क्राजन क्राजन होर्काई, ही हैज वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। एंड ये नोबेल प्राइज दिया गया है हंगेरियन राइटर को, ही इज हंगेरियन राइटर। कहते हैं कि इनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग, बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखते हैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। So for that reason, for not for that reason, but for the artistic brilliance, for the for the work he has done, इसके लिए इनको दिया गया है। हंगेरियन राइटर है लैज्लो क्राजन हॉर्काई, याद रखिएगा, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। थर्ड न्यूज है, दिल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स विल टेक हिंदी आफ्टर सीबीएसई मदर टंग पुश। तो आप सबको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें मदर टंग का काफी पुश है कि फर्स्ट जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, फाउंडेशनल लिटरेसी यानी कि जो पहले एटलीस्ट 3 5 साल है उनमें आपको उनकी मदर टंग में या हिंदी में, जो भी उनकी मदर टंग है उसमें पढ़ाना है। तो अब दिल्ली के जो स्कूल्स हैं, चूंकि दिल्ली में ज्यादातर लोगों की मदर टंग हिंदी है, तो इस कारण से वहाँ पे हिंदी पढ़ाया जा रहा है इन द स्टार्टिंग ईयर्स। अब यहाँ पे देखो, मैं इसमें क्या, इसमें इसको अगर अपन क्वेश्चन की तरफ से जोड़ें कि प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो एक तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम लेकर के आपको दे देंगे कि भाई फाउंडेशनल लिटरेसी मदर टंग में करानी है, या वो दे देगा कि फाउंडेशनल लिटरेसी इंग्लिश में करानी है, गलत स्टेटमेंट लिख देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। दूसरा जो चीज आपको याद रखना है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 मैंडेट करता है द यूनियन टू प्रमोट स्प्रेड ऑफ हिंदी टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फॉर इट्स एनरिचमेंट। आर्टिकल 351 आपको याद रखना है, यूनियन के लिए एक डायरेक्शन है आर्टिकल 351 में कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हिंदी को वो प्रिजर्व करे, हिंदी हिंदी को वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड हिंदी के एनरिचमेंट के लिए प्रयास करें। फिर इसके अलावा आर्टिकल 350 काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 350 जो है, इट इज राइट टू सबमिट ग्रीवेंसेस इन वंस ओन मदर टंग, है ना। कोई भी व्यक्ति अपने ग्रीवेंसेस मदर टंग में सबमिट कर सकता है, आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 ए जो है वो प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग की बात करता है फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, है ना। इट प्रोवाइड्स फॉर द प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर टंग फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। एंड आर्टिकल 350 बी जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट देयर सेफगार्ड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप तीन ये आर्टिकल्स याद रखिएगा। 350 4 आर्टिकल 351 जो कि बात करता है हिंदी की, हिंदी लैंग्वेज की, 350 जो ग्रीवेंसेस की बात करता है मदर टंग में, और 350 ए जो प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है मदर टंग में, और 350 बी अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट देन सेफगार्ड देम, है ना। याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। कैन मूव हेड। कर्नाटका अप्रूव्स मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। नाउ दिस अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप टेकन बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटका स्टेट कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है कि मेंस्ट्रुअल लीव, हर महीने कम से कम एक पेड लीव जो है वो दी जाएगी अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिसीजन कि ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर के लिए है। And Karnataka has become the first state to cover both the government and private sector in the menstrual leave policy, है ना। हालांकि इससे पहले उड़ीसा और बिहार ने भी menstrual leave policy लाई है, लेकिन दैट इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लेकिन कर्नाटका ने इसको एम्प्लॉय किया है फॉर बोथ प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर। केरला में भी ये इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द यूनिवर्सिटीज, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट सेंटर्स पिटीशन फॉर डेथ पेनल्टी टाइमलाइन। अब सेंटर ने भी एक पिटीशन दिया था डेथ पेनल्टी की टाइमलाइन को लेकर के। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ मतलब विक्टिम के लिए तो कुछ नहीं देखा जा रहा है, और उनका कहना था कि सारी चीज कन्विक्ट के लिए है। मतलब डेथ पेनल्टी से बचने के लिए जो टाइमलाइन है, कब कब वो डेथ पेनल्टी को कम्यूट करने की एप्लीकेशन देगा, इस टाइमलाइन के लिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी सेंटर ने कि इसको चेंज किया जाए। हालांकि थोड़ा सा इसका बेसिक बता दूं, इसका बेसिक ये है कि 2014 में एक केस हुआ था शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिख लीजिए आप लोग इस चीज को। 2014 का एक फेमस केस है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे
टाइमलाइन की बात की थी और सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे, ये लिख लो। है ना, क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया न केवल एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन बन जाएगा, बल्कि एक इंपॉर्टेंट मेंस क्वेश्चन भी है। तो इसमें आप देख लीजिए कि शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी वो ये कही थी, अगर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, मतलब कि एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी में अगर डिले हो जाता है, सपोज करो इतना डिले हो जाता है कि मतलब कुछ न किसी कारण से डिले हो रहा है, तो डिले कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिले विल बी वन ऑफ द रीजन फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी, यानी कि डेथ पेनल्टी को चेंज करके किसी दूसरे पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डिले अगर हो रहा है। क्यों? अब देखो क्यों। उनका ये कहना था कि अगर किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी है और आप मतलब कि किसी भी कारण से गलत तरीके से डिले कर रहे हैं उसको, तो वो क्या करता है कि फिर एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में आगे बढ़ने लगता है, कि जो व्यक्ति को पता है कि उसको फांसी मिलने वाली है, अब आप उसको और डिले करोगे, खींचते जाओगे, तो दैट विल बिकम अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन। ठीक है ना, सपोज करो उसने अप्लाई किया है और आपने स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस में रिप्लाई नहीं किया या चेंज नहीं किया, तो दैट कैन बी वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द कम्यूटेशन। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। एंड उनका ये भी कहना था कि आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डिले करते हो तो आर्टिकल लाइफ टू लिबर्टी भी कहीं ना कहीं वायलेट होता है। तो इस बार सेंटर में जब इन्होंने टाइमलाइंस को लेकर के कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि भाई नहीं, जो शत्रुघ्न चौहान केस है वो बहुत सही जजमेंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने की। आर्मी इंडक्ट सक्षम टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स। अब यहाँ पे बता दूं, बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, उसने सक्षम नाम का एक सोल्यूशन बनाया है, जो कि एरियल थ्रेट्स यानी कि हवा में आने वाली जो थ्रेट्स हैं, ड्रोन्स हो गई, इस तरीके की चीजें, उनको न्यूट्रलाइज करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है ना। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है देख लो, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। ये मॉड्यूलर हाई एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि ऑपरेट करेगा आर्मी डेटा नेटवर्क से। And the system basically is designed to detect, track, identify, and neutralize hostile drones and unmanned aerial defenses, aerial systems। ठीक है ना, तो जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, यानी कि ड्रोन हो गई या इस तरीके की चीज हो गई, तो इनको न्यूट्रलाइज करने का काम ये सक्षम करता है, बेल ने बनाया है, आर्मी के द्वारा यूज किया जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगेन। आगे देखो, जुडिशियल ऑफिसर्स विद 7 years एक्सपीरियंस इन बार कैन नाउ बिकम द डिस्ट्रिक्ट जजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चीज को अगर आपको समझना है तो आपको पहले आर्टिकल 233 देखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। पार्ट 6 आर्टिकल 233, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन में। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के ऊपर है 233 का अगर आप पहला पढ़े तो उसमें कहता है कि भाई इनको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में गवर्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप दूसरा जब पढ़ेंगे तो इसमें क्वालिफिकेशन लिखा है, तो लिखा है देखो, अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ यूनियन और द स्टेट shall only be eligible to be appointed as a district judge if he has for not less than 7 years an advocate or a pleader and is recommended by the high court for appointment। तो अगर आप देखें तो इसमें केवल एक चीज है कि आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं अगर आपने 7 साल प्रैक्टिस की है एज एन एडवोकेट और एज अ प्लीडर। है ना, एंड आपको अगर हाई कोर्ट रिकमेंड करती है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको जुडिशियल ऑफिसर टर्म नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो तो यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स को भी इंक्लूड किया गया। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा था, उन्होंने कहा कि इस तरीके से इसको पढ़ा जाए आर्टिकल 233 को। अ पर्सन हु हैज बीन और हु इज इन जुडिशियल सर्विस and has a combined experience of 7 years or more as an advocate or a judicial officer would be eligible for being appointed। तो कुल मिलाकर के जुडिशियल ऑफिसर जो पहले नहीं थे फॉर कंसिडरेशन टू अपॉइंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज भरी जा सके। प्लस एक और चेंज ये किया गया है, कि चेंज नहीं वाला, कि एक और चीज क्लैरिफाई की गई कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा फॉर बोथ एडवोकेट्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, इनकी जो एज होगी वो 35 years होगी ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब डेट ऑफ एप्लीकेशन के दिन आपकी 35 साल की एज होनी चाहिए, बस इतना किया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत अच्छी चीजें हैं जो आज अपन ने डिस्कस की हैं, आगे मूव करते रहिए मेरे साथ। बेस्ट एनालिसिस आपको मैं दे रहा हूँ, और उम्मीद बस इतनी करूंगा कि आप 100-150 लाइक तक पहुंचाएंगे। लाइक किया करो, प्लीज प्लीज लाइक एंड कमेंट किया करो, इससे बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं समझ रहे हैं। हमारा भी बेनिफिट तभी हो पाएगा, हमें भी तभी रीच मिलेगी जब आप लोग लाइक करेंगे। तो अब पता नहीं क्यों कंटेंट अच्छा है पर आप लोग लाइक नहीं करेंगे करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा।
आगे देखते क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंडिया टू लॉन्च रेड लिस्ट सर्वे टू असेस एक्सटिंक्शन रिस्क टू प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है ना। तो इंडिया अब अपना खुद की एक रेड लिस्ट निकालने वाला है, जिसको बोलेंगे नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ इंडियन फ्लोरा एंड फौना। देखो लिखा है नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ इंडियन फ्लोरा एंड फौना। ये हम सेम मेथोडोलॉजी से निकालेंगे जो कि आईयूसीएन यूज करता है, बट हमारे असेसर्स, हमारे सर्वेयर्स ज्यादा रहेंगे, चूंकि इंडिया पे फोकस करने वाले, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट होगी ये लिस्ट। एंड एक्सरसाइज जो है 2030 में कंप्लीट हो जाएगी, 2030 में हम अपनी पूरी लिस्ट निकाल देंगे। अभी हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है 2022 में एक कुनमिंग मॉन्ट्रियल, ये देखो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हुआ था, जो कि किसके अंतर्गत होता है, सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत होता है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 में साइन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आपको 30% स्पीशीज को बचाना है ना। 30% ऑफ द स्पीशीज यू हैव टू सेव, कुछ इस तरीके से ही थे ना। प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ लैंड एंड सी बाय 2030, है ना। 30% ऑफ लैंड एंड सी बताना है आपको बाय 2030। इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम, इंक्रीजिंग फंडिंग, इंश्योरिंग फेयर बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। ये इसके की एस्पेक्ट्स थे कुनमिंग मॉन्ट्रियल के। ठीक है ना। इसमें 4 एम्बिशियस गोल्स थे फॉर 2050 एंड 23 एक्शनेबल टारगेट्स थे फॉर 2030। उसके अंतर्गत ही ये था। तो ये इसी कारण से सारी चीजें की जा रही हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। वी नीड टू चेंज द वे वी टॉक अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छा आर्टिकल आया कि इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो बातचीत है वो कब से शुरू हुई। ये शुरू हुई लैंसेट ने जब एक बार इन्फेक्शियस डिसीज डिस्क्राइब की थी, तो उनमें उसमें एक एंजाइम उन्होंने डिस्क्राइब किया था। लैंसेट आपको पता है ना, एक साइंस का जर्नल है, रिसर्च पेपर है, जो पब्लिशर्स का, जो साइंस का जर्नल है जो रिसर्च पेपर को पब्लिश करता है। तो उसमें एक एंजाइम के बारे में आया था 2010 के आसपास। इस एंजाइम का नाम रखा गया था न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टामेस। न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टामेस या एनडीएम। ठीक है ना। एंड ये जो था ये बहुत बड़ा नाम बन गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप हमारी इमेज टार्निश कर रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे एक एंजाइम को डिटेक्ट किया था फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना। उन्होंने कहा था कि ये एंजाइम जो है न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टामेस या एनडीएम जो है, ये ये जो है इट 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 नलीफाइज ऑल द एंटीबायोटिक ड्रग्स एंड ऑल, है ना। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में तब 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 काफी ज्यादा ये नाम आया था। ऑथर का कहना है, लेकिन आज जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बहुत बोरिंग टॉपिक माना जाता है, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ज्यादा बढ़ चुकी है। उनका ये कहना है कि बस आपको इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को सिर्फ इसलिए नहीं प्रिवेंट करना है, या एंटीबायोटिक लेने में आपको इसलिए नहीं प्रोटेक्शन रखनी क्योंकि वो आपकी फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा, बल्कि इसलिए भी रखना है क्योंकि इंडिया जो ह्यूमन बॉडी है, वो एक आप मान सकते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई उसमें रह रहे हैं, है ना। उनको हम माइक्रोबायोम बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें गट बैक्टीरियाज भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बॉडी की हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपने कोई एक डोज भी एंटीबायोटिक का लिया ना, तो वो आपके गट बायोम को छोड़ो, आपके पूरे माइक्रोबायोम को, जो वायरस, बैक्टीरिया, इन सब का जो बायोम है, उसको पूरा शेप कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, या कुछ ऐसा कर देता है कि उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है ना, इवन वन डोज। तो अगर आप लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं ना, तो भी उसका इम्पैक्ट न्यूट्रल नहीं रहेगा। इवन अ सिंगल डोज कैन डिस्क्रप्ट द माइक्रोबायोम फॉर मंथ्स, है ना। तो ऐसे में फिर जो बैलेंस है वो कभी कई कई बार तो फुल्ली कभी रिकवर ही नहीं हो पाता। तो आपको केवल ये नहीं वार्न करना है कि एंटीबायोटिक इसलिए मत लो क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है। आपको इसलिए भी करना है क्योंकि आपका खुद का जो माइक्रोबायोम है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने अच्छे बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करने हैं, है ना, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो दैट इज रीजन वाई इट इज इंपॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं इंडियाज मेंटल हेल्थ क्राइसिस। अब ये जो आर्टिकल है इसकी मैंने सिनॉप्सिस बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले तो रिसेंट सुसाइड केसेस के बारे में है, जिसमें एक यंग कपल ने अभी अपने आप सुसाइड कर लिया, अपने बच्चों, इन्फेंट बच्चों को भी जहर दे दिया। इसके अलावा स्टूडेंट की सुसाइड कोटा में कई बार आती रहती है न्यूज में। एनसीआरबी का डेटा है जो कि बताता है कि 2023 में लगभग 1,71,000 सुसाइड्स हुए, जो कि एक इंक्रीज है 0.3% का प्रीवियस ईयर से, है ना। हाईएस्ट सुसाइड रेट अंडमान निकोबार, सिक्किम, केरला जैसे स्टेट में देखने को मिला है। लेकिन मोस्ट जो नंबर है, ये रेट सबसे ज्यादा है यहाँ पे, जो नंबर है सबसे अधिक वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको मिलेंगे। अर्बन एरियाज में ज्यादा सुसाइड है देन रूरल एरियाज, प्लस
मेन में 72.8% विक्टिम्स है। मतलब ये बिल्कुल जेंडर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रेस की प्रॉब्लम के कारण 72% तो मेल हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है। लीडिंग कॉजेज आपको दिख रहा होगा, फैमिली प्रॉब्लम्स जो है 31%, इलनेस 19%, रिलेशनशिप मैरिज इशू 10% एंड सब्सटेंस अब्यूज 7%। ये मेजर इश्यूज हैं। फार्मर सुसाइड्स के बारे में भी ऑथर ने बोला है कि हालांकि नंबर डिक्रीज हुआ है, स्लाइटली लोअर हुआ है, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि भाई अभी भी कोई फॉर्मल केयर नहीं होती। बहुत सारे इंडियंस अभी भी है जो मेंटल डिसऑर्डर में रह रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, सब्सटेंस अब्यूज, लेकिन अभी भी उनके लिए कुछ किया नहीं गया है। 80% ऑफ दोज विद सीवियर इलनेस रिसीव नो फॉर्मल केयर। अब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मेंटल इलनेस से स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है। स्टिग्मा मतलब कि लोग पसंद नहीं करते ना। आप लोग देखे होंगे कि अगर फैमिली में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो पागलपन से या कहना चाहिए कि मेंटल इलनेस से वो सफर कर रहा है, तो फिर उनको एक अलग से स्टिग्मा, एक टैबू बना के रखा जाता है। इसके अलावा होता है ना कि ट्रीटमेंट गैप बहुत ज्यादा है, 70 से 72% का ट्रीटमेंट गैप है। एंड इंडिया में साइकियाट्रिस्ट भी कम अवेलेबल है। ठीक है ना। 0.75 साइकियाट्रिस्ट पर 1 लाख पॉपुलेशन। अब आप सोचो, तो आइडियल जो है वो 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए कम से कम 1 लाख पॉपुलेशन में। हमारे इंडिया में 0.75 है। तो शॉर्टेज ऑफ साइकोलॉजिस्ट, नर्सेस, सोशल वर्कर्स ऑल्सो इज देयर। इसके अलावा जो पॉलिसी गैप है, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने 2017 के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया सुसाइड को। इसके अलावा मनोदर्पण एक स्कीम आई थी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जो बिल्कुल इनएक्टिव हो चुकी है, एक तरीके से कहना चाहिए बिल्कुल इनएक्टिव हो चुकी है। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी भी काम नहीं कर रही, सुसाइड अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ऑथर ने इसके अलावा ये भी कहा है कि अभी आजकल लोग एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं फॉर इमोशनल सपोर्ट। ये भी दिखाता है कि कितनी ज्यादा लोनलीनेस बढ़ गई है। लोनलीनेस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऑथर ने वही कहा कि ये इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन फेलियर है एक तरीके से। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है ये, इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन फेलियर है कि लोग इंसानों से बात नहीं करना नहीं पसंद करते और एआई में और चैट जीपीटी में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मतलब उनसे बातें कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे ऑथर ने कहा कि मेंटल हेल्थ को हमको एक इमरजेंसी के रूप में देखना पड़ेगा। क्रॉस मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स आपको बनानी पड़ेगी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, सारी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज से मिला करके 3 से 5 ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पर 1 लाख पीपल होने चाहिए। काउंसलिंग जो है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, इसको एक चैरिटी के रूप में मत दो। है ना। हर स्कूल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कॉलेज में आप एक काउंसलिंग सेंटर रन करो। पब्लिक कैंपेन जो है उसमें करो ताकि लोग इसको स्टिग्मा ना समझे। हाई रिस्क ग्रुप्स जो है, जैसे कि फार्मर्स हो गए, होम मेकर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, केयर गिवर्स हो गए, इन पे आप रीच करो, इनको थोड़ा एजुकेट करो, अवेयर करो। है ना। प्लस इनको डी स्ट्रेस करने की कोशिश करो। काउंसलिंग करो, फार्मर्स की डेट रिलीफ प्रोग्राम्स प्रोवाइड करो। होम मेकर्स को आप जैसे थेरेपी सेशन दे सकते हो कम्युनिटी बेस्ड। स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यूअस प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ सपोर्ट आप दे सकते हो। ऑल दिस थिंग्स कैन बी देयर। ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो एडिटोरियल पार्ट हमने देख लिया, आगे देख लेते हैं। तमिलनाडु के जो आउटलेट्स हैं वो अब जोमेटो, स्विगी का यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ के एक लोकल पार्टनर का यूज कर रहे हैं। इस लोकल पार्टनर का नाम क्या है? जारोज। देखो लिखा हुआ है जारोज। 2019 में इसका फाउंडेशन हुआ था। कारण क्या है? क्योंकि ये जो आप सबको पता भी होगा ये प्रॉब्लम कि जोमेटो और स्विगी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कमीशन लेते हैं, 30 से 35% तक का कमीशन लेते हैं। प्लस वो कई बार अनयूजुअल डिस्काउंट दे देते हैं, जिससे जो होटल ओनर्स हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो दैट वाज द रीजन तमिलनाडु इनको थोड़ा हटा रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यूनाइटेड नेशंस जो है, इट विल कट 25% ऑफ ग्लोबल पीस कीपिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि अब उनके पास फंडिंग के स्ट्रेंस हैं। यूएस ऑलरेडी फंडिंग हटा चुका है ना। यूनाइटेड नेशंस ने इसलिए कहा है कि अब हम अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को स्लैश करेंगे। ठीक है ना। यूएस ने फंडिंग कट कर दी थी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की, इस कारण से काफी बड़ा नुकसान हुआ है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को, और इसलिए उनका कहना है। अच्छा, ये आपको पता नहीं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग क्या करती है? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग क्या करती है कि अलग अलग कंट्रीज में एक अपनी फोर्स डिप्लॉय करती है ना, वहां पे पीस मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना। और यूनाइटेड स्टेट जो था वो हाईएस्ट लार्जेस्ट डोनर है, यूएन का डोनर है ना। और डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने अपने जो डोनेशन था बिल्कुल कम कर दिया। सो दैट वाज द रीजन। है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, लाइक शेयर जरूर करिएगा यार, आप लोग से बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं। तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।